Hello everyone, good evening. So this is a Cup of Knowledge channel and I will today discussing about the 30 questions for your CTET exam for the 31st January. So here I will be discussing 30 most important child development pedagogy questions. So let's start with the first question. Which one of the following implication कैन नॉट बी derived फ्रॉम द पियाजे थियरी। अब यहाँ पे देखिए हमें वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें गिवन स्टेटमेंट्स हैं या हमें कोई यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं तो यहाँ से हम ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो हम पियाजे की थियरी को पियाजे की जो थियरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसको यूज़ करके हम नहीं ड्राइव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। वर्बल टीचिंग हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, किसी भी हम स्कॉलर की बात करते हैं तो दे विल नेवर रेडी फॉर द वर्बल टीचिंग। सिंपल क्या है कि दे वांट कि बच्चे को हम वर्बल टीचिंग की वजह साथ साथ एक्सपीरियंस भी दें उस चीज़ों का। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे पूछा गया जो कॉलबर्ग की डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, मोरल डेवलपमेंट की स्टेज है, तो उसका करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, यस, स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्डेड एंड नॉट जर्नल पैटर्न। देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हम अगर बच्चे की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि बच्चा जो वो बाल्यावस्था में होता है या उसका जो इन्फेंट पीरियड होता है उसका अलग होता है, चाइल्डहुड अलग होता है। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा ऐसा है यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है मॉरल डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आ रहा है वो क्या है, यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेज अक्रॉस ऑल कल्चर्स। ठीक है, तो मॉरल डेवलपमेंट, अब बच्चा जो है वो चाहे बच्चा यहाँ पे हो चाहे बच्चा किसी भी कल्चर में हो, बट बच्चे की जो वो जैसे जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो सब बच्चों की सेम आती हैं। Nowadays, there is a tendency to refer to wrong concept of children as alternate conceptions. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अब हम बच्चे को कभी रॉन्ग कंसेप्ट नहीं बच्चे का बोलते, हम उसको बोलते हैं कि बच्चा किसी और तरीके से सोच रहा है। सो दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू, मतलब ये किस लिए ये चीज़ को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि बच्चे आप गलत नहीं सोच रहे हो बट आपका सोचने का नज़रिया और है, तो हम बच्चे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉग्निशन दैट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये है कि हमें बच्चे को कभी ये नहीं बोलना है कि हाँ आप गलत सोच रहे हो, हम बच्चे को ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है बट आप किसी मतलब जो बच्चा किसी और एंगल से सोच रहा है, हमें बच्चे की जो थिंकिंग है उसको रिकॉग्नाइज करना है। सो यूजिंग फैंसी टर्म्स टू डिस्क्राइब चिल्ड्रंस एरर, नो, चिल्ड्रन बीइंग बी टॉट इन द, हमें बच्चे की कोई भी जो ऐसी कोई भी टेक्निक या टर्म जो बच्चे को मतलब बच्चे को डीमोरलाइज करने वाली कोई भी टर्म हम यूज़ नहीं करने वाले हैं पेपर में। सो दो नॉट थॉट्स नॉट ओनली डिटर्मिन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीडेड, इट वॉज द आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे है कि जो हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं वो हमारी सिर्फ लैंग्वेज को डिटर्मिन नहीं करता है बट उनको वो प्रोसीड भी करता है। तो ये किसका जो यहाँ पे स्टेटमेंट थी, तो दिस वॉज पुट फॉरवर्ड बाय बैगोस्की। तो आपको ध्यान रखना है कि थॉट्स नॉट ओनली डिटर्मिन द लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रोसीडेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू कंसेप्ट फॉर्मेशन बाय ए चाइल्ड। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू कंसेप्ट फॉर्मेशन बाय द चाइल्ड। अब यहाँ पे कंसेप्ट आर इमोशनली ऑर्डर्ड, दिस इज सेट पैटर्न ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट, नहीं ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं होता, इमोशनली ऑर्डर्ड भी नहीं होते हैं कंसेप्ट आर नॉट हायरार्किकल इन नेचर, यस, कंसेप्ट आर नॉट इंडिविजुअल, ऐसा भी नहीं है कंसेप्ट कोई इंडिविजुअल नहीं होते, मतलब कि इंडिविजुअली एक बंदा एक ही कंसेप्ट नहीं सोचेगा, वो डिफरेंट लोग सिमिलर कंसेप्ट भी सोच सकते हैं। सो कंसेप्ट आर नॉट हायरार्किकल इन नेचर। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इज अ करेक्ट इन रिलेशन टू कंसेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, सो लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किसके साथ अटैच है। अब देखिए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, आपको लॉजिक लगाना है, ध्यान रखना है यहाँ पे 2 फैक्टर थियरी नहीं है, ग्रुप फैक्टर थियरी नहीं है, हायरार्किकल थियरी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे लॉजिकल, तो हम लॉजिक क्या लगाते हैं, हमें कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो हम उसके ऊपर डिफरेंट लॉजिक लगाते हैं, तो हम अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम कौन सी यूज़ करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग्स चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट देयर राइट एंड रॉन्ग। ओके, सो
बच्चों की जो अपनी थिंकिंग के लिए राइट और रॉन्ग सोचने की जो प्रोसेस है वो कब डेवलप होती है या कब उनके बीच में वो डेवलप होती है। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग वो सेम रहती है या डिफरेंट स्टेजेस पे सेम रहती है या डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट होती है, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग होती है या इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसका सही और गलत बोलने, किसी भी चीज़ को सही या गलत लेने का अपना नज़रिया होता है। जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो और तरीके से सोचते हैं, जो अडल्ट होते हैं वो किसी और तरीके से सोचते हैं। तो वो क्या होते हैं कि चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग इज डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस। क्वेश्चन नंबर 8, इमोशनल कैथरेसिस। इमोशनल कैथरेसिस, अब देखिए यहाँ पे आपको फैंसी वर्ड लग रहा है बट इसका क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इमोशनल कैथरेसिस किसको बोलते हैं हम? तो देखिए इमोशनल कैथरेसिस इज ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन। अब देखिए रिप्रेशन बेसिकली क्या है? सप्रेशन ऑफ इमोशंस, फीलिंग हाईली डिप्रेस्ड, ब्रिंगिंग आउट इमोशन रिप्रेशन, इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू टॉलरेट इमोशनल रिप्रेशन। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बच्चे को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस करे या उनको वो बच्चा डिप्रेशन में जाए। तो उसके जो अंदर इमोशंस चल रहे हैं उन सबको बाहर लेके आना, दिस इज कॉल्ड इमोशनल कैथरेसिस। सो ब्रिंगिंग आउट द इमोशनल रिप्रेशन। According to Piaget, which one of the following factor play an important role in influencing development? So Piaget के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट या इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को? सो दिस इज द एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। देखिए अगर जितना हम बच्चे को फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस करवाएंगे बच्चा उतनी ही जल्दी सीखेगा या बच्चा उतनी ही जल्दी उसकी डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पे वही बात है यहाँ पे कि जो एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड है दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। अब प्री ऑपरेशनल पीरियड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितने पीरियड्स होते हैं, प्री ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से एज ग्रुप का कौन सा पीरियड होता है, ठीक है। सेंसरी मोटर है, तो ये पीरियड्स में आपको ध्यान रखना है कि जो पीरियड्स हैं उनका एज ग्रुप कितना होता है बेसिकली, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहे हैं प्री ऑपरेशनल पीरियड का मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर ऐसा भी है तो आपको किसी भी स्टेज का किसी भी पीरियड का आपको उसका कॉग्निटिव बिहेवियर पूछा जा सकता है। सो एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है कि वो सिंपली सोच रहा कि प्री ऑपरेशनल पीरियड में या तो बच्चा बहुत मतलब डिफरेंट वे से सोच सकता है, एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है, हाइपोथेटिकली बच्चा मतलब कोई अपने दिमाग में हाइपोथेसिस बनाता है, धारणा बनाता है, उसको डिराइव करता है, ऐसा बच्चा कर सकता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा कर सकता है या बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेने की उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जो ये प्री ऑपरेशनल होता है उनका बिहेवियर कैसा होता है, गोल डायरेक्टेड, मतलब उनका होता है कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है, अब देखिए प्री ऑपरेशनल आपको ध्यान रखना है कि ये एज ग्रुप कितना होता है। हम 11 तक इसको लेते हैं तो यहाँ पे बच्चों को क्या होता है कि उनको एक गोल होता है उनका। जैसे हम क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों को एक ऐसा होता है कि टीचर से स्टार लेना, तो वो अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग बनाते हैं, तो उनका क्या बिहेवियर होता है, गोल डायरेक्टेड। द क्वालिटीज विच चिल्ड्रन गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स से आता है उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। सो द क्वालिटीज विच चिल्ड्रन गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड हेरिडिटी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसके साथ ही क्वेश्चन और जो बहुत रिपीट होता है, तो वो क्वेश्चन आपके पास कि अगर बच्चे की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड अपॉन बोथ इन्वायरमेंट एज वेल एज द हेरिडिटी। सो व्हाट टाइप ऑफ नेचर विल यू प्रेफर इन योर क्लास टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखिए हमें वो पूछ रहे हैं कि आप किस तरह की एक्टिविटी क्लास में करोगे या किस तरह का बिहेवियर रखोगे जिससे क्लास में सोशलाइजेशन इंक्रीज हो। तो देखिए सोशलाइजेशन इंक्रीज करनी है तो हम स्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते हम, ठीक है, नॉर्मल भी नहीं रह सकते, तो हमें क्या करना है, लविंग एंड सिंपैथेटिक। सो इस तरह का अगर हम बिहेवियर रखते हैं तो वी कैन इंक्रीज मोर सोशलाइजेशन विच इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कौन सा फैक्टर है जो एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एक कोई बीच में उसके बाधा नहीं ला रहा है मेंटल हेल्थ में। तो देखिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब होगी, फैमिली स्ट्रगल होगा, बच्चे की हेल्थ खराब होगी, वायलेंस होगा, बच्चे की हेल्थ खराब होगी। तो सिंपैथेटिक अगर नेचर है तो ये जो फैक्टर है ये मेंटल हेल्थ को खराब नहीं करेगा। यहाँ देखना ध्यान है, नॉट द फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज अफेक्टेड बाय व्हाट।
फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिज़ायर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे आई थिंक सबको पता है हमें कि ऑप्शन क्या होगा, डी, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर ठीक है, फिजिकल हेल्थ ठीक है, अगर वहाँ पे उसकी लर्निंग की डिज़ायर है तो ही बच्चा क्या कर पाएगा, वहाँ पे सीख पाएगा। तो ऑल ऑफ अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अफेयर्स ऑफ लर्निंग, पर्सनल, सोशल, नेचर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अफेयर्स ऑफ लर्निंग मतलब सोशल हमारे पास क्या है कि लर्निंग हम पर्सनल बैठ के तो हम खुद से समझ सकते हैं, बट अगर हमें लर्निंग वाइड लेवल पे करनी तो हमें सोशल होना पड़ेगा। तो सोशल मतलब कहीं पे भी हम चीज़ों को सीख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिलेटेड विद एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमारे पास कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। सो दिस इज तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन, यूएन की। तो ये है हमारे पास यूनेस्को। अब आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म और डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो डिजीज डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया किसके साथ एसोसिएटेड है। सो डिसलेक्सिया किस तरह का भी, एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है या मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है या बिहेवियर डिसऑर्डर है। सो डिसलेक्सिया किस तरह का है, बेसिकली एक रीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे वर्ड्स को आगे पीछे पढ़ते हैं। सो पंखुड़ी डज नॉट टॉक मच एट होम बट टॉक अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको रिपीटेडली बहुत बार मिलने वाला है कि हमारे पास यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपको अगर कोई बच्चा है जो क्लास में बहुत बोलता है बट घर पे नहीं बोलता, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो थॉट्स हैं उसको जो देखो कोई भी बच्चा है वो कहाँ बोलेगा, जिसकी उसके जहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाएगा, जहाँ पे उसकी नॉलेज को या उसके थॉट को एक्नॉलेज किया जाएगा। सो हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। सो क्वेश्चन नंबर है 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ साइन बीइंग गिफ्टेड। तो क्रिएटिव आइडिया, फाइटिंग विद अदर्स, नोबेलिटी इन एक्सपीरियंसेस, क्यूरियोसिटी। तो यहाँ से वो पूछ रहे हैं नॉट कंसीडर्ड एज, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो हमें किसी भी गिफ्टेड बच्चे के बारे में नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फाइटिंग विद अदर्स, तो ये तो किसी भी बच्चे का नहीं हम बोलेंगे। 4 डिस्टिंक्टिव स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की किसने दी थी, तो वो किसने दी थी हमारे पास यहाँ पे कोलबर्ग ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन का क्या काम है। अब देखिए मोटिवेशन का काम क्या है, शार्पनेस नहीं करेगी मेमोरी को, डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड लर्निंग, मेक लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनली, नो, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर द लर्निंग अमंग द यंग लर्नर्स। सो यहाँ पे मोटिवेशन क्या करती है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसको क्रिएट करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 विद विजुअल डिफिशिएंसी शुड बी। अब जो अगर क्लास 5 का बच्चा जिसके अंदर थोड़ी सी विजुअल डेफिशिएंसी है तो उस तरह के बच्चे को हमें किस तरह से रखना चाहिए, हमें उसको लोअर लेवल पे काम देना चाहिए, रूटीन वर्क उसका मतलब दूसरों को हेल्प करके मतलब उसके पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को कहा जाए कि उसका काम करवा दो, स्पेशल ट्रीटमेंट क्लास में। देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम का सिस्टम है वो इसीलिए है कि हमारे पास अगर कोई बच्चा विद डेफिशिएंसी है या कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लमेटिक बच्चा है तो हमें उसको क्लास के साथ लेके चलना है। हमें अपनी टीचिंग मटेरियल को, अपनी टीचिंग पेडागोगी को, अपनी टीचिंग टेक्नोलॉजीज़ को उस तरह से करना कि उस बच्चे को हम साथ लेके चल सकें। सो ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू द ऑडियो सीरीज। Who said this statement? Children actively construct their understanding of the world. तो बच्चे अपने तरीके से अपने जो दुनिया है इसके बारे में अपने खुद विचार अपने बनाते हैं और अपनी नॉलेज क्रिएट करते हैं। तो ये किसका कंसेप्ट था, तो ये किसका कंसेप्ट था यहाँ पे, ये जीन पियाजे का। सो जीन पियाजे का अगर थ्योरी पढ़ो तो उन्होंने खुद बताया हुआ यहाँ पे कि बच्चे जो हैं वो अपने नॉलेज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। सो एट लोअर क्लासेस प्लेवेज मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड अपॉन। सो लोअर क्लासेस में आपने देखा होगा कि प्लेवे मेथड चलता है, तो प्लेवे मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है, सो दिस डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए अब आपको पता चाहिए कि इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी, तो वो गेस्टाल्ट थ्योरीज ने उनको प्रमोट किया था। क्वेश्चन नंबर 26, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड। अब टीचर का बिहेवियर, टीचर का काम क्या है, अगर बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं
तो बच्चों के हिसाब से हमें अपनी टीचिंग टेक्नोलॉजी को वेरी करना है, ये ध्यान रखना है। शुड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ओपन एंडेड, ट्रू और फॉल्स। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ओपन एंडेड या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या ऐसे टाइप को हम नहीं बोल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स को हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का यहाँ पे हमें डिफरेंट फीचर दे सकते हैं, हमें ढूंढना है इसमें से कौन सा सही है। फ्लेक्सिबल टाइम विद सिटिंग अरेंजमेंट, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स, emphasis on scoring good marks in examination, frequent text and examinations। यहाँ पे टेस्ट आएगा। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम किसी भी यहाँ पे कोई भी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो कभी भी इन सब चीज़ों पे नहीं करेगा कि हमें सिर्फ बच्चे को जो बुक में दिया वही पढ़ाना है, या बच्चे को हमें सिर्फ इस चीज़ के लिए ट्रेन करना कि वो अच्छे मार्क्स ला पाएँ। हमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बच्चे के हिसाब से हमें पढ़ाना है उसको। सो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल विद एंड सिटिंग अरेंजमेंट। So you are a teacher and after preparing questions paper you check whether the questions test specific testing objective. He is concerned primarily about the question papers. So अब यहाँ में हम जब पेपर बनाते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रॉपरली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे, हमने अगर क्वेश्चन पेपर बनाया है तो हम देखते हैं कि कंटेंट को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम कंटेंट कवरेज देखते हैं। सो प्राइमरली हम क्या करते हैं कि वेदर क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफाइंग द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, तो हम देखते हैं कि जो जितना हमने बच्चों को पढ़ाया है तो उसका वो कवरेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिलायबिलिटी भी हम देख लेते हैं उसकी। एंड फैमिली इज़ अ मीन ऑफ, तो फैमिली किस तरह का मीन है, मतलब मीन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल या डिस्टिंक्ट एजुकेशन, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। दे थे आपके पास 30 क्वेश्चन रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू, और आई थिंक यू ऑल शुड प्रिपेयर दीज क्वेश्चन एंड यू शुड take note from these questions. You can make other questions from these questions, like if are given the affairs of learning related to the different organizations which related to like education, so different learning disorders, different like the learning disorders, or whether the different characteristics of the gifted children. So these are the different type of questions that you can prepare for your CTET exam, and all the best for 31st January. In next video for tomorrow I will be discussing more questions for the CDP part. So thank you, like, comment and subscribe this channel. Thank you very much.